डियर स्टूडेंट, आई एम भूषण सर. सेकेंड रिवीजन पार्ट इज सर्कल. 1 2 3 लेसन के लिए अपन ने बोला था, फर्स्ट और सेकंड अपन ने फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे. अब सेकंड पार्ट में रिवाइज करते सर्कल. अब सर्कल लेसन जो है वो पूरे ओवरऑल ज्योमेट्री में थोड़ा सा टफ. अब टफ नहीं बोल सकता हूँ, कंसेप्चुअली थोड़ा सा हार्ड जाता है क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट एक के अंदर एक आए हुए हैं यहाँ पे, इसलिए सर्कल आपको टफ जाएगा. बट एक बात क्लियर है कि सर्कल आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ऑटोमेटिकली सर्कल बहुत इजी है. मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्कल के कंसेप्ट इट मीन्स थ्योरम, प्रॉपर्टी, पोस्टुलेट, ये ईच एंड एवरी चीजें आपको बहुत अच्छे से आ गई. मतलब सर्कल बहुत ज्यादा इजी है. ठीक है, तो सर्कल उसी के लिए इजी जिसको प्रॉपर्टीज पता है, थ्योरम्स पता है, पोस्टुलेट्स पता है. अदरवाइज सर्कल टफ. दूसरी बात ये कि सर्कल पढ़ते वक्त मैंने बोला हो कि डायग्रामेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करो. जहाँ पे डायग्राम आ गई वहाँ डायग्रामेटिकल सॉल्व करो, बहुत इजी लगेगा. और मैंने शायद पूरे शायद उस 19 पार्ट में सर्कल के अब 19 पार्ट्स, ऐसा पहले कभी तक के नहीं हुआ था कि इतने छोटे छोटे पार्ट सबके 12 10 15 ऐसे पार्ट बन रहे थे. यहाँ पे 19 पार्ट्स बने थे. वो 19 पार्ट्स में जो सर्कल आया हुआ है विद प्रॉब्लम सेट, तो वो जो सर्कल है तो वहां पे अपन ने कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किए हुए हैं क्योंकि ये पूरा ओवरऑल अपने को 2 3 या 4 वीक्स अपने को ये सर्कल के लिए लगे हैं. अब 4 वीक्स में अपन ने पूरा सर्कल पढ़ा है स्टेप बाय स्टेप. मेरे साथ जिस वक्त मैंने वीडियोस डाले उसी वक्त आपने पढ़े होंगे, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा. बट आप उस टाइम पे नहीं पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं सर्कल थोड़ा सा टफ लगेगा. तो चलिए देखते सर्कल, उसको रिवाइज करते. तो सर्कल आप सबको पता है, मैं सर्कल की डायग्राम निकाल रहा हूँ. इट्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सबको पता है. इट्स अ रेडियस ऑफ द सर्कल, ये भी पता है. इट्स अ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज पासेस थ्रू द सेंटर. डायमीटर रेडियस के डबल होता है, ये भी आपको पता है. ये रेडियस है तो ये है आपका डायमीटर. नेक्स्ट वन इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. सेंटर में से पास होता है उसको भी कॉर्ड बोला जाता है, इसको भी कॉर्ड बोला जाता है. एंड इंटरसेक्ट होके जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंड ऑफ द सर्कल. एंड वन ऑफ द टैंजेंट ऑफ द सर्कल. सर्कल को एक्सटीरियर पॉइंट में जो टच होती है इट इज कॉल्ड एज द टैंजेंट. क्लियर दैट? ये चीजें आपको बेसिक है, ये 7th 8th में आप सबने पढ़ा हुआ है, ये चीज आपको आनी चाहिए. ठीक है. अब फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल इज, मैंने आपको छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी बताया था. ये सर्कल है और ये टैंजेंट है. सेंटर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट या टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. हमेशा एक रेडियस है और टैंजेंट है, ये दोनों लाइन को टच होते होंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट पे ये होते होंगे, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही मिलेगा. ठीक है. सेकंड प्रॉपर्टी अपन ने देखे थे कि टू chords are congruent, two chords are congruent, then distance between their center is also congruent. दो chord congruent है तो distance between their center is also congruent. और इसी की कॉन्वर्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक chord है और यहाँ पे एक chord है. डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज कॉन्ग्रुएंट. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ये दो chord भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने. टू chords are congruent and distance between their center is congruent. Then two distance between their center of a chord is congruent, then two chords are congruent. ये भी प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी. उसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम अपन ने पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट तक के सबका डिस्टेंस इक्वल होता है. एक्सटर्नल पॉइंट से, इट्स एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर है इसलिए एक्सटर्नल. ठीक है. ये एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट तक के डिस्टेंस सभी का इक्वल होता है. इट्स ओ ए बी एंड पी, मतलब पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी बी. अब आपको ये शो दैट करने के लिए थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स के लिए आता है. तो फर्स्ट ट्राइंगल लीजिए, सेकंड ट्राइंगल लीजिए. दिख रहा है आपको, बोथ द ट्राइंगल्स आर 90 डिग्री, कॉमन साइड एंड रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. और टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस ईच एंड एवरी पार्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट. इट इज पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू द पी बी. टेंजेंट हैविंग इक्वल लेंथ, इस प्रॉपर्टी का नाम है टेंजेंट हैव अ इक्वल लेंथ. क्लियर दैट? तो टेंजेंट हैव अ इक्वल लेंथ मतलब टेंजेंट का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है. क्लियर दैट? नेक्स्ट वन इज द सर्कल. उसके बाद सेकेंड आप सबको मैंने क्लियर करवा दिया. ओके.
नेक्स्ट कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम भी मैंने बता दिया कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है वो 90 डिग्री है, और वो सपोज 90 डिग्री है तो वो नीचे वाली क्या होती है, टेंजेंट होती है, ये बोलता है कॉन्वर्स। उसके बाद टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम मैंने बताया, टेंजेंट सेगमेंट मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट तक के डिस्टेंस हमेशा, एक्सटर्नल पॉइंट का टेंजेंट का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया। और उसी के बेस पे तुम्हारी 3.1 एक्सरसाइज है। अब 3.1 में बहुत कम क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दिए हुए हैं, ये चारों क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी आ सकते। एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन एग्जाम में एक में भी पॉसिबल आ सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल है, अपने वर्कशीट में पढ़ा हुआ है। ओके, ये है आपका टेंजेंट, ठीक है, और ये एंगल सपोज आपको 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री के है, और ये एंगल आपका 130 है, देन फाइंड द ये एंगल। ऐसा क्वेश्चन कुछ आ सकता है, तो आप ये इट्स अ बिल्ड क्वाड्रिलेटरल, देखो 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल की सम कितना होता है, 360 डिग्री। इट मींस दैट एंगल, इसका नाम करते हैं ए बी सी और डी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तो 4 एंगल्स इज 360 डिग्री। तो उस तरह से आप ये एंगल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360, पुट द ऑल वैल्यूज देन फाइंड द एंगल ऑफ डी। क्लियर दैट? ये है तुम्हारा 3.1 एक्सरसाइज के ऊपर। तो 3.1 एक्सरसाइज में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अभी लेटेस्ट में अपन ने ये लेसन पढ़ा हुआ है, तो उसके कारण कहीं डिफिकल्टी होगी तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द टचिंग सर्कल। टू सर्कल आर टच एक्सटर्नली, and two circle are touch internally। ये है इंटरनली, ये है एक्सटर्नली। सपोज ये P and Q इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, यहां पे भी ठीक है, P and Q इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। प्रॉपर्टी सेम है, प्रॉपर्टी में क्या फाइंड करना, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2। छोटे की यहाँ पे भी ले लेते, छोटे की रेडियस है R1 और बड़े का रेडियस जो ले लेते वो लेते R2। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होती है, इट्स अ कोलिनियर पॉइंट। दिख रहा है कि आपको 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, P M Q आर द कोलिनियर पॉइंट्स। एज इट इज सेम वे यहाँ पे भी M पॉइंट दे देते हो। ओके, तो P Q M ये भी कोलिनियर पॉइंट है। जब कोलिनियर वाली प्रॉपर्टी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, बिटवीननेस प्रॉपर्टी या अदरवाइज कोलिनियर की प्रॉपर्टी। क्या है कोलिनियर प्रॉपर्टी, P डैश M डैश Q, ये पॉइंट कोलिनियर होने के कारण PM प्लस MQ इज इक्वल टू PQ। इट मीन्स दैट PM इज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू PQ, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ पे क्या होगा, M डैश P डैश Q अगेन कोलिनियर, तो MP प्लस PQ इज इक्वल टू MQ। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर मुझे फाइंड करना है, पुट द वैल्यूज ऑफ MP R1 है प्लस PQ इज इक्वल टू R2। इट मींस PQ इज इक्वल टू R2 माइनस R1। टू सर्कल आर टच इंटरनली तो सब्ट्रैक्शन होता है, टू सर्कल आर टच एक्सटर्नली तो एडिशन होता है। रेडियस का एडिशन, रेडियस का सब्ट्रैक्शन। इसी के बेस के ऊपर थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल के ऊपर तुम्हारा 3.2 एक्सरसाइज है। तो 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है, ये चारों क्वेश्चंस बहुत इजी है। 5th क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकल सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके उसका आंसर आएगा। वहां पे यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम आल्सो। मतलब जो फर्स्ट 2 लेसन अपन ने पढ़े हुए हैं ना, वो 3rd लेसन में उसका पूरेपूर यूज हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तो डेफिनेटली आएंगे। 5th वाले क्वेश्चन में आपको डायग्रामेटिकल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सॉल्व करिए, एक बार वो वीडियोस देखिए, नहीं समझ में आता है तो 5th पार्ट का ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क ऑफ द सर्कल आप सभी को पता है, सर्कल की जो बाउंड्रीज होती है ना उसको आर्क बोला जाता है। सर्कल के बाउंड्री को आर्क बोला जाता है। मतलब ये जो सर्कल की बाउंड्री है ना, ये है आर्क ऑफ द सर्कल।
P is the center of the circle, that is called as the arc. अब आर्क ऑफ द सर्कल की बात कर रहा हूं तो 3, ये है आपका P Q, ये ले लेता Y, ये ले लेता X, ये सेंटर है, PQ इज अ डायमीटर, ये X है, ये Y, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर्क है, यहाँ पे माइनर आर्क है और एक है मेजर आर्क। अब माइनर आर्क और मेजर आर्क मतलब क्या, तो जो छोटी आर्क होती है वो माइनर होती है, जो बड़ी आर्क है वो मेजर आर्क होती है, और जो एग्जैक्टली 180 डिग्री होती है वो सेमी सर्कुलर आर्क होती है। तो P यहाँ लिखते हो कैसे लिखना, आर पी एक्स क्यू इज कौन सी आर्क है, माइनर आर्क, यानी आर्क पी वाई क्यू इज कौन सी आर्क है, मेजर आर्क, ठीक है। ये आप दिमाग में रखिए। यहाँ पे भी सेम, दोनों जो आर्क है ना वो दोनों आर्क सेमी सर्कुलर आर्क है। दोनों आर्क कौन से आर्क पी एक्स क्यू एंड आर्क पी वाई क्यू इज अ सेमी सर्कुलर आर्क, इज अ सेमी सर्कुलर आर्क, क्लियर दैट, जो एग्जैक्टली 180 डिग्री, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, मैं सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया था मुझे प्रॉब्लम आते हैं, मुझे कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो ये है सेंटर, सेंटर में से जो भी एंगल क्रिएट होता ना दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रल एंगल। सेंटर से क्रिएट होता है इसलिए वो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल नॉट अ सेंटर एंगल, इट्स अ सेंट्रल एंगल। तो एंगल ए ओ बी इज अ सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सपोज ये सेंट्रल एंगल है तो एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू मेजर आर्क ए बी। जितना सेंट्रल एंगल होता है उतनी ही उसकी करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क होती है, जितना सेंट्रल एंगल है उतना ही करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क होती है। इट मींस ये 60 डिग्री है तो आर्क ए बी भी 60 डिग्री रहेगा, आर्क ए बी तुम्हारा 80 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी 80 डिग्री होगा। अब सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, सेमी सर्कल कितने डिग्री का होता है, 180। ये चीज आप दिमाग में रखिए, ठीक है। तो ये होता है सेंट्रल एंगल का कंसेप्ट, ओके। उसके बाद कॉन्ग्रुएंट आर्क, सपोज टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्ग्रुएंट आर्क। इट मींस आपके दो आर्क कॉन्ग्रुएंट होगी, ये एक आर्क है और यहां से एक ऐसे आर्क निकाल लेते हो, ये है ए, ये बी, ये सी और डी, ये एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट है। इट मींस ये आर्क इस आर्क को कॉन्ग्रुएंट है, तो दैट इज कॉन्ग्रुएंट आर्क। मतलब मेजर आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर आर्क सी डी, इट मींस आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द आर्क ऑफ सी डी। टू कॉन्ग्रुएंट आर्क, कॉन्ग्रुएंट कहां से पता चलता है, एक तो वो कॉन्ग्रुएंट लिखा रहेगा, अदरवाइज उसकी वैल्यूज सेम होगी, उसका डिग्री सेम होगा, ओके। इट मींस ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्ग्रुएंट आर्क, क्लियर दैट। ये कंसेप्ट समझ गया। ये कंसेप्ट के ऊपर है तुम्हारा नेक्स्ट एक्सरसाइज, इट इज 3.3 एक्सरसाइज। अब 3.3 ये समझ में आ गया तो आपको 3.3 बहुत ज्यादा इजी लगेगा, बहुत मजा आएगी पढ़ने में, ओके। अब जितना ज्यादा इंटरेस्ट लोगे सर्कल में उतना सर्कल बहुत अच्छा लगेगा आपको और बहुत इजी लगेगा। बट सर्कल को आपने समझ लिया है कि थोड़ा सा सर बहुत लेंदी है ऐसा वैसा, तो ऑटोमेटिकली कहना कि आपको सर्कल टफ होगा। और मैं ये बोलता हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला सर्कल टफ है, बट आप पूरा जब लेसन पढ़ते हो ना सर्कल, तो आपको सर्कल पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा इजी है। बहुत सारे बच्चों को मुझे अब तक के फीडबैक आया हुआ है कि सर सर्कल बहुत ज़्यादा इजी है। सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा सा बड़ा होने के कारण टफ लगता है, बट पढ़ने में बहुत मज़ा आती है। अब चलिए, मैंने तभी पहले वीडियो में भी क्लियर किया था, सेकंड वीडियो में भी बात कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है सर्कल के वो है टफ है, बट कितने क्वेश्चन टफ है, पूरे ओवरऑल सर्कल की बात कर रहा हूँ तो मिनिमम 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पकड़ लो ना, 10 क्वेश्चन टफ लगेंगे, बाकी तो इजी है। अब 10 क्वेश्चन के लिए सेम अप्लाई करो, एक दिन में 10 क्वेश्चन निकाल लो, 10 टफ क्वेश्चन को एक बार आंसर भी लिख लो एंड देन उसको रिवाइज करो और अपने मन से सॉल्व करके देखो। एक दिन में एक ही क्वेश्चन करो, 10 दिन में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब सर्कल आपको इजी लगेगा। ये कंसेप्ट, उस कंसेप्ट से जा सकते हो। नेक्स्ट वन इज द इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अब इंस्क्राइब एंगल थ्योरम आप सभी को पता रहना चाहिए। इंटरसेप्टेड आर्क क्या होती है ये पता रहना चाहिए। तो देखिए
सेंटर से पास होता तो सेंट्रल एंगल, ठीक है। बट आर्क में कोई भी एंगल क्रिएट होता है, मैं क्या बोल रहा हूं, आर्क के ऊपर कोई भी एंगल क्रिएट होता है, आर्क एनीवन, कोई कहीं पे भी, तो आर्क के ऊपर कोई भी एंगल क्रिएट होता है, दैट इज एंगल इज नेम एज द इंस्क्राइब एंगल। और ये जो आर्क होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरसेप्टेड आर्क। जितना एंगल ने इंस्क्राइब किया हो, ये भी आर्क इंटरसेप्टेड आर्क है, ठीक है। जितना एंगल ने इंस्क्राइब की हुई आर्क है उसको बोला जाता है इंटरसेप्टेड आर्क। तो एंगल ए बी सी इंस्क्राइब एंगल है, और एंगल ए डी सी इज इंटरसेप्टेड आर्क है, ओके। और आर्क ए बी सी पीछे वाली आर्क इंस्क्राइब आर्क है। इंस्क्राइब आर्क, इंटरसेप्टेड आर्क, इंस्क्राइब एंगल, तो यहाँ पे यूज होता है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या होता है, एंगल ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर आर्क ए डी सी। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे इंस्क्राइब एंगल नहीं, यहाँ पे आपको सेंट्रल एंगल की प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। बट ये थ्योरम सपोज आर्क है यहाँ पे, और आर्क कहाँ पे ये हो रही है, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड एज द इंस्क्राइब एंगल। और यहाँ पे जो एंगल इंस्क्राइब एंगल है, एंगल ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर एंगल ए डी सी, दैट इज कॉल्ड एज द, सॉरी, हाफ ऑफ द मेजर एंगल ए ओ बी। और इसी की जगह मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ द मेजर आर्क, क्या नाम है, हाफ ऑफ द मेजर आर्क, दैट इज नेम एज द एडीसी। ये भी इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब एंगल जहां पे है वहीं पे यूज होता है, ठीक है। आर्क के ऊपर कोई भी एंगल बिल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंस्क्राइब एंगल, उसका थ्योरम है। सेंट्रल एंगल के लिए भी ये थ्योरम यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला सेंट्रल एंगल जितना होता है उतनी ही उसकी इंटरसेप्टेड आर्क होती है, इसलिए यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर दैट। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रेटरल थ्योरम एग्जाम में आता है, मैंने अभी तक के सिर्फ दो ही थ्योरम आपको इंपॉर्टेंट बताया हूँ, एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट हैविंग इक्वल लेंथ, और सेकंड थ्योरम साइक्लिक क्वाड्रेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रेटरल भी एग्जाम में आता है। क्या है साइक्लिक क्वाड्रेटरल? साइक्लिक क्वाड्रेटरल मतलब सर्कल है, सर्कल के अंदर जो भी क्वाड्रिलेटरल बिल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल की सम 180 होती है। इट मींस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री। सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री। क्लियर दैट। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल की सम कितनी डिग्री होती है? सप्लीमेंट्री होती है। ये आपको दिमाग में रखना है। अब कौन साइक्लिक पॉइंट मतलब सभी को पता है, ये एंगल सपोज 90 डिग्री के है, यहाँ पे लाइन है और यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों एंगल्स हमारे 90 डिग्री के हैं, और यहाँ से ये आर के ऊपर से दैट इज कॉल्ड एज द कौन साइक्लिक। बहुत रेयर केस में ये कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। इंस्क्राइब एंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये समझ में आया होगा। तो इसी के बेस पे तुम्हारा 3.4 एक्सरसाइज है। बट 3.4 एक्सरसाइज में एक और कंसेप्ट है, टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एंड टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्ट इंटरनली। ये कॉर्ड है इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली, ए बी सी डी। तो प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे? ये प्रॉपर्टी यूज होती है एंगल ऑफ ए बी सी, टू कॉर्ड्स, यही सेम प्रॉपर्टी पढ़ लेते पहले, ठीक है, बाद में देखेंगे नया कंसेप्ट। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ डी ओ बी। ये तो पता है आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। इसके लिए एक एंगल के लिए प्रॉपर्टी है कि एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू उसके अपोजिट वाले इंटरसेप्टेड आर्क कौन सी है? हाफ ऑफ द मेजर आर्क दैट नेम एज द ए सी प्लस मेजर आर्क डी बी। ये प्रॉपर्टी होती है। बट कभी कभी ये थ्योरम थोड़ा सा उल्टा ऐसा आता है कि टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्ट एंड एक्सटर्नली, या ऐसा रहता है, ठीक है, ए बी सी और यहां दे देता हूं डी। यहाँ पे दो आर्क है, दिख रहे? ओके,
तो यहाँ पे एंगल ऑफ एबीसी मुझे सपोज फाइंड करना है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो होती है ना एंगल एबीसी के लिए, तो एंगल ऑफ एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर आर्क, बड़ी आर्क, कौन सी बड़ी आर्क है, एसी, माइनस मेजर आर्क बीडी। ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। एंगल एबीसी मुझे फाइंड करना है, तो बड़े आर्क में से छोटी आर्क में माइनस करता हूँ, ऑटोमेटिकली मुझे आंसर मिलेगा। तो ये जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज आ गए, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम आ गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया, उसके बाद टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली, ये दोनों कंसेप्ट आ गए। इंटरनली में एडिशन होता है सब, और एक्सटर्नली में सब्ट्रैक्शन होता है। इसी के बेस पे तुम्हारी एक्सरसाइज 3.4 है, और होप सो 3.4 लगभग सभी को समझ में आएगी। एंड लास्ट जो एक्सरसाइज है वो ओमिटेड है, ठीक है, पूरे का पूरे पेजेस वहां से ओमिटेड कर दीजिए, डायरेक्टली आप पेज नंबर 83 पे आते हो, मतलब 3.5 पूरा का पूरा ओमिट है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, ना पढ़ना है ना कुछ करना है। तो ये आपकी खुशखबरी है कि 3.5 टोटली ओमिटेड होने के कारण उसका जो कंसेप्ट है वो भी ओमिटेड है। उसके बाद मैं प्रॉब्लम सेट 3 पे आता हूँ। तो प्रॉब्लम सेट 3, सपोज आपको प्रैक्टिस सेट्स और कंसेप्ट टोटली क्लियर हो गए तो प्रॉब्लम सेट बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम सेट टफ लगेगा। प्रॉब्लम सेट में से भी क्वेश्चन नंबर 13, 16, 18, 22 और 24 ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, क्लियर, बाकी सभी क्वेश्चंस करने हैं। और होप सो ये अपने जो रिवीजन लिया हुआ है सर्कल का, ये आपको समझ में आया होगा। एंड उसके डिफिकल्टीज, कुछ डिफिकल्टीज मैंने यहाँ पे कुछ क्लियर करवा दिया, जो जो बच्चों को थ्योरम्स में डिफिकल्टी था, समझ में नहीं आता था आर क्या होती है, कुछ डिफिकल्टी मेरे पास आई हुई थी, उसके डिफिकल्टी के बेस अपने छोटा सा एक रिवीजन वाला वीडियोस बनाया कि आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। पेपर पैटर्न सेम रहेगा, जैसे मैथ्स 1 का था सेम मैथ्स 2 का भी रहेगा। तो पेपर पैटर्न क्या रहेगा ये भी मैं बता देता हूँ, 50% एक्टिविटी बेस्ड एंड 50% तुम्हारा रिटर्न पेपर रहेगा, ओके। मतलब सपोज 40 मार्क्स होते हैं, तो 40 मार्क में से 20 मार्क्स और 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स तुम्हारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव, सॉरी 20 मार्क्स रहेगा रिटर्न, और 20 मार्क्स जो पेपर रहेगा वो एमसीक्यू एंड ऑब्जेक्ट, सॉरी एमसीक्यू एंड एक्टिविटी, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट पेपर इस तरह से ही रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट देके आपने पेपर, या बहुत अच्छे से पढ़ाई करके पेपर सॉल्व कर लिया, तो समझ जाना आप कहाँ का हेल्प होगी, आपके स्कूल के सेमेस्टर एग्जाम में हेल्प होगी, क्लास के सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओगे। दूसरी बात, जब आपका प्रीलिम्स चालू हो जाएगी, सेट चालू हो जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको ये 3 लेसन को ओनली रिवाइज करना पड़ेगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो आप पढ़िए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।